करूँगा और फिर स्टार्ट करते हैं बस इतना टाइम। ओके सर। कालांतरानं कधी जातात जाऊन तिकडे चेंज द टॉपिक. गुड मॉर्निंग सर. चेंज द टॉपिक. चेंज द गुड मॉर्निंग सर. चेंज द टॉपिक. चेंज द टॉपिक. चेंज द टॉपिक. चेंज द टॉपिक. सर गुड मॉर्निंग. चेंज द टॉपिक. चेंज द टॉपिक. टॉपिक. Everyone is requested to be on mute, please. टॉपिक चेंज. गुड मॉर्निंग सर. टॉपिक चेंज. आणि काय टॉपिक चेंज. हां मग काय केलं आज वर्कआउट. राइट. अभी करीब 400 स्टूडेंट्स आ गए हैं और अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो सकता है. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी और सबका फिर से स्वागत है. आज मेरी आखिरी क्लास है आपके साथ और इसमें जैसा कि हमने पहले 2 सेशंस देखा कि फाउंडेशंस ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग की बेसिक चीज़ें क्या हैं. वी वर डिस्कसिंग दैट and we have discussed already in the last session. We discussed what is the environment of sports coaching and what kind of coaching methods are there. Basic, very basic things क्योंकि आपको सब पता है लेकिन मैंने उनको सिर्फ एक क्लास के माध्यम से आपको फिर से याद दिला दिया कि ये चीज़ें. तो उसी दिशा में कंटिन्यू करते हुए आज हम ये देखेंगे कि कोचिंग के रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और क्या आपसे अपेक्षित है. व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू व्हेन यू आर अ कोच. तो जैसा कि मैंने पहले और दूसरे सेशन में भी बताया था कि कोचिंग एक रिलेशनल एक्टिविटी है. मतलब कि किसी के साथ अकेले आप कोचिंग नहीं कर सकते. आपको स्टूडेंट्स या ट्रेनीज की ज़रूरत है. ट्रेनिंग के बिना कोचिंग हुई ही नहीं. तो और दूसरी बात ये भी आपको बताई थी कि कोचिंग एक सोशल एक्टिविटी है और सोसाइटी में और ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में होती है. मतलब कि या तो आप किसी स्कूल में या किसी क्लब में या किसी आप अपना ओन एकेडमी रन करेंगे या किसी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी और इंटरनेशनल फेडरेशन या उस तरह से आप कोचिंग का रोल निभाएंगे. कोचिंग आप सिर्फ ऐसे ही हवा में नहीं कर सकते हो और आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे और हो सकता है उनकी बातों से आप भी इन्फ्लुएंस हो. तो ये एक गिव एंड टेक वो भी है. दूसरी बात ये है कि कोचिंग रिक्वायर्स बिल्डिंग अप ऑफ रिलेशनशिप्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. प्लीज़ रिमेंबर दिस दैट कोचिंग में रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है. और अगर आप सारे सक्सेसफुल कोचेस को देखें तो बहुत लंबी रिलेशनशिप्स रहती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम दुनिया के सबसे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट्स स्विमिंग का जो है उसकी बात करें, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ, अमेरिका का जो लड़का है उसका और उसके कोच का साथ जब वो 11 या 12 साल का था तब से लेके एंड तक और उसने ऑलमोस्ट 20+ मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में. नाम मेरे दिमाग में जस्ट अभी हट गया है. आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं उसका नाम याद करने में. बताएं जरा फटाफट. सबसे सक्सेसफुल स्विमर कौन है वर्ल्ड में? यस, चैट बॉक्स में आ रहा है नाम या नहीं? हाँ, फेल्प्स, माइकल फेल्प्स. तो उसका और उसके
उसके कोच का वेरी गुड, उसका और उसके कोच का साथ जो है हमेशा रहा है राइट फ्रॉम हिज अर्ली डेज. तो फंक्शनल रिलेशनशिप्स और बिल्डिंग ऑफ रिलेशनशिप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी कोचिंग एनवायरनमेंट. उसके अलावा कोचेस की जो बातें हैं वो सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और पूरी बड़ी बड़ी मतलब क्लब्स में जैसे कि फेमस फुटबॉल क्लब्स हैं या फेमस बास्केटबॉल क्लब्स हैं वर्ल्ड के या और दुनिया भर की लीग में जो बहुत बड़े बड़े क्लब्स माने जाते हैं जैसे बायर्न म्यूनिख है या मैनचेस्टर यूनाइटेड है या चेल्सी है या अमेरिका में बहुत बड़े बड़े क्लब्स हैं, बहुत रिच क्लब्स हैं. वहाँ पर भी कोच या उनके यहाँ कोच को मैनेजर भी बोलते हैं, उनकी जो बात होती है वो हमेशा सबसे ऊपर मानी जाती है. तो एनवायरनमेंट में भी कोच की बहुत बड़ी अहमियत है, ये बात आप याद रखिए. तो लेट्स स्टार्ट विद अ सिनेरियो. हाँ, मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूँ, ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि कोच के वर्किंग कैटेगरीज क्या क्या होती हैं. नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कोचेस काम करते हैं, लोकल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, होस्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब अगर कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उसकी होस्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी कोचेस काम करते हैं, और फिर एथलीट्स और टीम्स के साथ कोच काम करते हैं. तो कोच बहुत जगह काम करते हैं. जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कोच सिर्फ एथलीट्स और टीम्स के साथ ही काम कर रहे हो. दे कैन बी वर्किंग at national level. Like I will tell you about my organization here in SAI headquarters. We have got an organization called as Target Olympic Podium Team, और उसमें हम 14 डिसिप्लिन्स को देखते हैं जो ओलंपिक्स के मेन डिसिप्लिन्स हैं. तो उसमें मेरे पास 11 कोचेज हैं जो कि हर एक डिसिप्लिन को देखते हैं. 3 कोचेज 2-2 डिसिप्लिन देखते हैं और 8 कोचेज इंडिविजुअल डिसिप्लिन देखते हैं. तो क्योंकि हमको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए जब हम उन फेडरेशन के साथ डील करते हैं और एथलीट्स के साथ डील करते हैं, तो हमको बहुत सारी टेक्निकल गाइडेंस भी चाहिए होती है. इसलिए वी हैव कोचेस इन माय ओन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, इन माय ओन डिवीजन इन साई. वी हैव गॉट 11 कोचेस who are doing daily job of helping in assisting the national federations in their day-to-day requirements. उसी तरह लोकल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप देखेंगे कि स्टेट में होते हैं कोचेस, डिस्ट्रिक्ट में होते हैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कोचेस, और जहाँ पे इवेंट करने होते हैं वहाँ पे भी कोचेस. तो ये सारी जगहों में वर्किंग कैटेगरीज कोच की हैं. तो अभी एक छोटा सा सिनेरियो मैंने यहाँ पे पेंट किया है कि एक फुटबॉल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जहाँ पे 11 से 16 साल के बच्चे होते हैं. तो शाम का ये जितना भी मैंने लिखा है उसको मैं थोड़ा सार में जल्दी बता दूंगा कि शाम की ट्रेनिंग खत्म हो गई है और कोचेस ने जो भी बॉल्स और कोन्स और दुनिया भर की जो भी चीज़ें बच्चों के लिए रखी थी वो सब इकट्ठी करके वापस अपनी शेड वगैरह में रख दी है. और अब वो अपना बैठ करके जो उनका डीब्रीफ सेशन काइंड ऑफ जस्ट बिफोर गोइंग होम का सेशन होता है कि सारे कोचेस मिलके डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वगैरह वगैरह. तो उसी में बहुत सारे कोचेस ने ये अपने ट्रेनिंग्स के बारे में बोला कि कुछ तो प्लेयर्स ऐसे हैं जो बड़ी जल्दी सीख जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि जिनको सिखाना बहुत मुश्किल हो रहा है. तो कोचेस को ये बात समझ में मतलब आ रही थी और नहीं भी आ रही थी कि ऐसा क्या है कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे लगता है कि इनको कुछ सिखाया ही नहीं जा सकता. तो चिल्ड्रन आर अनकोचेबल. तो ये सारा डिस्कशन कोचेस का ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि ऐसे सिनेरियो क्लब्स में और आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत होते हैं. तो ये फिर कोचेस ये डिस्कस करते हैं कि भाई हमको ऐसा क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, कि जो बच्चे अटेंशन लैक कर रहे हैं या जिनमें मोटिवेशन नहीं है उनमें हम क्या करें जिससे कि वो सक्सेसफुल हो. तो व्हाट शुड अ कोच डू, लेट अस सी कि कैसे किया जाए. Choose to adopt a mindset that everyone is capable, resourceful and full of potential.
उन बच्चों को जो कि आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से सीखने के काबिल नहीं है, दोज हु आर नॉट, यू थिंक दैट दे कैन नॉट लर्न, अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर तो हमारी कोचिंग फेल हो जाएगी. So it is very important to have to adopt a mindset that everybody is capable. सब में साधन है, सब में क्षमता है और सब सक्षम है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये कि कुछ को आप सिखा सकते हैं जल्दी, कुछ को आप नहीं सिखा सकते. तो उन लोगों को जिनको आप नहीं सिखा सकते हैं, उनको what you have to do, you have to build their self belief and self motivation. उनका आत्मविश्वास और आत्म प्रेरणा का निर्माण करें और उनको ऊपर लाने में मदद करें. ये है मेन. कोच जो काम कर सकता है इस तरह से, वो ना तो पेरेंट्स कर सकते हैं, ना दोस्त कर सकते हैं, ना और कोई नहीं कर सकता. सिर्फ कोच और टीचर्स ही ये काम कर सकते हैं. और उनको ये दिखा सकते हैं आप कि अगर आप ये चूज करेंगे तो आपको यू विल फाइंड एंजॉयमेंट और आपको परफॉर्मेंस से सक्सेस मिलेगी. तो ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे उन खिलाड़ियों को जो कि आपको लगे कि नहीं इनको तो, इनका तो कुछ नहीं हो सकता है, ये सब तो बेकार है, ऐसे कोई भी बेकार नहीं है, सब में पोटेंशियल है. कोचिंग में अगर आप ये मान के चलें तो ये आपको बहुत 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 आपको इसका फ़ायदा मिलेगा. तो ये मैंने जस्ट एक ऑफ द स्टैंड मैंने सोचा कि आपको ये एक चीज़ बताऊं, क्योंकि कोचिंग में बार बार हमारे साथ ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हमारे जो ट्रेनीज हैं उनमें से कुछ ट्रेनी को अब हमें क्या छोड़ देना चाहिए. लेकिन अगर आप ना छोड़ें और उनको मोटिवेट करें तो आपकी असली सक्सेस है. तो व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ कोच. मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं कि प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कोच क्या है. सबसे मेरे हिसाब से 6 मेन चीज़ें हैं जो कोच के लिए इम्पोर्टेंट है, जो मतलब उसकी मेन फंक्शंस हैं. सेट विजन एंड स्ट्रैटेजी, मतलब कि योजना, दृष्टिकोण और रणनीति को आप सेट करें, वो सबसे पहला काम है. फिर नेक्स्ट काम है कि शेप द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट में आपको एनवायरनमेंट को साधना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू शेप द एनवायरनमेंट. फिर बिल्डिंग रिलेशनशिप, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको. देन कंडक्टिंग ऑफ प्रैक्टिस, विच इज़ योर मेन जॉब, कि आप प्रैक्टिस करवाएं और कंपटीशन कराएं. फिर रिफ्लेक्ट एंड लर्न, मतलब कि जो भी आप सिखा रहे हैं उसके बारे में शाम को सोचें कि मैंने आज क्या सिखाया, क्या अच्छा था, क्या बुरा था. और रिफ्लेक्शन से ये मालूम पड़ता है कि मैंने क्या अच्छा किया है, क्या खराब किया है और क्या और मैं कर सकता हूँ. उससे लर्निंग मिलती है. इन सब बातों के बारे में हम विस्तार से भी बात करेंगे. ऑन रीड एंड रिएक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रीड कंटिन्यूअसली अपनी जो लर्निंग है उसको आगे बढ़ाना है. जो कोच ये वाला डिप्लोमा कोर्स करने के बाद सोच लेंगे कि बस मैंने तो सारी लर्निंग कर ली है, अब मुझे आगे और कुछ नहीं करना है, वो बहुत बड़ी गलतियां करेंगे. क्योंकि ये तो सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है, ये तो बहुत ही नीचे, बहुत ही मतलब बेसिक आप चीज़ सीख रहे हैं. इसके बाद आप आगे जाके ये भी सीखेंगे. आपको यू हैव टू build up on whatever you learn in this diploma course. So these are the primary functions of a coach. Now starting with vision and strategy. सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि मैं तो भाई छोटे बच्चों को सिखा रहा हूँ, तो फिर मुझे विजन और स्ट्रैटेजी से क्या लेना देना, मैं तो ग्रास रूट के बच्चों को सिखा रहा हूँ. तो ये तो विजन और स्ट्रैटेजी तो शायद बड़े मतलब एलीट एथलीट्स के लिए काम आएगा या डेवलपमेंट एथलीट्स के लिए काम आएगा. ग्रास रूट पे मुझे इससे क्या लेना देना. नहीं, चाहे जिस
लेवल की कोचिंग आप कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में ये विजन नहीं होगा कि मुझे कहाँ पे पहुँचना है और उस पहुँचने के लिए मुझे क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मान लीजिए गाड़ी आप बाहर निकले अपने घर से और गाड़ी में बैठ गए, और अगर आपने ये नहीं निर्धारित किया कि मुझे कहाँ जाना है, तो आप इधर से उधर भटकते रहेंगे ना। If you don't decide where you have to go, what is your final destination, then you will just keep going in circles here and there. There is no point. तो इसलिए we have to first decide कि what is our vision. may be कि आप सिर्फ आपका कोचिंग पीरियड सिर्फ 4 महीने है या 6 महीने है या 8 महीने है, जो भी है, या 1 साल है, whatever it is, you have to make some kind of vision, और उसके लिए then you will strategize, उसको छोटे छोटे भागों में बांटोगे और कि किस तरह से मुझे करना है। तो सबसे पहले set the vision and strategy for the children in line with their organization. Also, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, स्कूल में या ऑर्गेनाइजेशन में, क्लब में, उस क्लब का भी कुछ ना कुछ गोल होगा, कुछ ना कुछ विजन होगा कि मेरे को इस क्लब में जो भी इस लेवल के ट्रेनीज आएंगे उनको हम 6 महीने में यहाँ तक सिखाएंगे या 8 महीने में यहाँ तक सिखाएंगे या जो भी करेंगे। तो आपको अपने गोल्स को, अपनी विजन को अलाइन करना होगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसके गोल्स के साथ। तो ये बहुत जरूरी है। फिर बच्चों या जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो, जिस भी ग्रुप के लिए काम कर रहे हो, उसके सामने जाने से पहले आपको उनका लेवल क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, उनको किस तरह से डेवलप करना है, ये आपको पहले ही देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सीधे जाके खड़े हो गए और आप सोच रहे हो यार अभी मुझे करना क्या है। तो ये आपकी बहुत बड़ी मतलब कि फंक्शन है कि आप पहले से सब कुछ सुनिश्चित कर लो। उसके बाद आपको बच्चों के माता पिता के साथ या उनके जो प्रीवियस अगर कुछ उन्होंने सीखा है वो सब आपको मालूम करना पड़ेगा ना। यू हैव टू फाइंड आउट कि उनका लेवल क्या है और क्या उनसे आप एक्सपेक्ट करते हो, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप पूरा विजन और उसके लिए स्ट्रैटेजी को बनाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा। फिर अगर आप बच्चों के कोच हो तो फिर आपको ये लग सकता है कि भाई ये बहुत सिंपल है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ये तो सिंपल चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ ये बात जान के चलो कि आज के ज़माने में बच्चे और ग्रास रूट पे भी एवरीबडी इज़ वेरी वेरी नॉलेजेबल और वो आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। तो अगर आप उनकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरोगे तो वो आपको चेंज कर देंगे, क्योंकि आजकल चॉइस बहुत है। तो ये रिमेंबर करना कि आपको लग सकता है कि ये बड़ा इजी है, अरे अभी तो मैं जाके सिर्फ ये सिखाना है, मैं सिखा दूंगा आराम से। लेकिन नहीं, प्लीज़ मेक अ प्रॉपर प्रोग्राम, मेक अ फुल डिज़ाइन प्रोग्राम और स्ट्रैटेजी हाउ यू विल टैकल इट। एक बार आपने अपनी विजन और स्ट्रैटेजी को निर्धारित कर लिया तो आपको एक स्पेसिफिक प्लान आउटलाइन करना पड़ेगा और उसके स्टेप्स यू विल हैव टू इवॉल्व। हर बार आज आपने कुछ किया, उतना किया, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में क्या करोगे, एवरीथिंग। प्लीज माय रिक्वेस्ट विल बी दैट राइट फ्रॉम बिगिनिंग maintain diaries, maintain books, maintain whatever you want to maintain, but do it in writing. Don't do anything just in air. हवा में कुछ नहीं करने का है, सब कुछ बिल्कुल संभाल के हिसाब किताब से करना है। ओके, also जब when you are training children specifically, it is very important कि आप बच्चों से पूछें कि वो अपने आप को इन 6 महीने के बाद
कहाँ देखना पसंद करेंगे? अगर मान लीजिए आपके पास 6 महीने का समय है या 1 साल का समय है, जो भी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके इनपुट्स भी लो राइट फ्रॉम बिगनिंग कि मान लीजिए आप जा रहे हो, एक बच्चे ने ऑलरेडी, उसकी ट्रेनिंग एज करीब 2 साल है, 2 साल उसने ऑलरेडी ट्रेनिंग की हुई है और नाउ ही इज कम अप इन वेरेवर यू आर कोचिंग, तो वो आपके पास आया कि आप मुझे ट्रेन करिए, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट कि उसने अभी तक क्या सीखा और वो अपने आप को आपके साथ रह के और क्या सीखना चाहते हैं, तो देन अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू शेप योर विजन। आपको अपनी विजन और स्ट्रेटजी उसके अनुसार बनानी पड़ेगी। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि बहुत ज़रूरी है कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो व्हाट डू दे वांट, वो हमेशा टेक इट इनटू अकाउंट। डोंट बी इन द मूड कि नहीं आई नो एवरीथिंग एंड आई विल डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। Those days are completely gone. Today, athletes have their own visions for themselves and they know, they want, I want to make my training program like this and I want to do things like this. So that should be very, very clear. Okay. So please involve your trainees in all kinds of decision making. हर decision making में अगर आप trainees को भी involve करोगे तो आपकी ट्रेनिंग ज़्यादा सक्सेसफुल है, मेरा ये कहना है, क्योंकि connecting to their vision and connecting to their expectation is also as important as your vision and your strength. All right. अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि what do you do to shape the environment? ये पढ़ें, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने मान लीजिए कहीं पे आप ट्रेनिंग और कोचिंग कर रहे हैं और उसके पहले आपने फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं देखी, आपने ये नहीं देखा कि क्या क्या होना चाहिए वहाँ पे, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या रिसोर्स होना चाहिए, यहाँ पर मान लीजिए आप किसी क्लब में ट्रेन कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग की बच्चों को ट्रेन करने की पॉलिसीज क्या हैं, अगर वो सब आपने नहीं देखा है तो फिर आप काफ़ी गलतियाँ कर सकते हैं, ये याद रखिए। क्योंकि आपको एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो कि ट्रेनिंग के लिए कंड्यूसिव हो, जिसमें कि ट्रेनिंग इज द मेन फोकस। ये नहीं कि आप किसी ऐसे फील्ड में लोगों को ट्रेन कर रहे हैं जहाँ पे गिरने से बहुत इंजरीज हो सकती हैं और पूरी ट्रेनिंग का सारा जो भी लक्ष्य है वो आपको मिले ही ना कभी भी। आप और एथलीट्स और ट्रेनीज आपके पास भाग जाएं कि भाई यहाँ तो फील्ड ही अच्छा नहीं है, तो एनवायरनमेंट में जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पहले सुनिश्चित कर लें, उनको देख लें कि सब सही है या नहीं। अगर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होगा तो फिर आप अच्छा वो भी नहीं, आपको उसके फल भी नहीं मिलेंगे। अगर आप एनवायरनमेंट को पहले से सुनिश्चित नहीं करेंगे और सीधे चले जाएंगे तो जो भी आपने सोचा होगा वो जरूरी नहीं है कि वो पूरा हो या नहीं। तो अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका एनवायरनमेंट ठीक है या नहीं। ये बहुत हमेशा जब भी आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो तो जहाँ पे भी ट्रेनिंग कर रहे हो तो वहाँ पे जरूर आप अपने और तरीके से अपने वो बना लो कि आपके अनुसार अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी अवेलेबल। मान लो आपको आज एजिलिटी ट्रेनिंग करानी है बच्चों को, तो अगर आपके पास कोन्स नहीं है या कुछ ऐसी चीज नहीं है जो मार्किंग के लिए जरूरत है तो आप एजिलिटी ट्रेनिंग कैसे कराओगे? कुछ ना कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि मेरे को अब ये ट्रेनिंग करानी, मान लो आज स्पीड ट्रेनिंग करानी है, हाँ तो स्पीड ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ कम से कम एक स्टॉप वॉच तो आपके पास होनी चाहिए, और आप बिना स्टॉप वॉच लिए पहुंच जाओगे तो स्पीड ट्रेनिंग का टाइमिंग कहाँ लोगे आप?
अगर आपको कुछ मेजर करना है, मान लो आज आपको ये देखना है, आपने सोचा कि आज मैं देखता हूँ कि बच्चे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कितना लंबा कर सकते हैं, चलिए देखते हैं सबका, कोशिश करते हैं देखने की, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करा के फिर 1 महीने बाद देखेंगे कि इन्होंने स्टैंडिंग ब्रॉड जंप मतलब कि इनकी लोअर बॉडी में कुछ इजाफा हुआ है नहीं हुआ। मान लीजिए यू वांट टू सी कि आई वांट टू सी लोअर बॉडी में व्हाट इज द स्ट्रेंथ, तो आपने स्टैंडिंग ब्रॉड जंप अगर करानी है तो कम से कम टेप तो होना चाहिए आपके मेजर करने के लिए। अगर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है तो फिर आप कैसे लिखोगे कि कितना है। तो शेपिंग द एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जो भी आपको करवाना है उसके लिए क्या आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारी फैसिलिटीज हैं, या जो अगर नहीं है तो आप वो मुहैया कराएं, पहले उसको देखें कि सब कुछ है और फिर ही आप ट्रेनिंग करें। सीधे बिना देखे दाखे ट्रेनिंग कराने से आपको कोई फायदा नहीं है। कभी हो सकता है कि आप वो चीज ना कर पाए जो आपने सोची, तो वो पूरा वेस्ट हो। इसलिए एनवायरनमेंट को देखना बहुत जरूरी है और शेप करें उसको उस हिसाब से। Next chीज is कि build relationship. Fundamental part of the job of coach is to build positive and effective relationship with the athlete and their parents and guardians. I think ये एक पूरा चैप्टर है जो कि आपको कोचिंग डायनामिक्स में इसके ऊपर पढ़ाया जाएगा, how to build relationships. But as a small part, I'm just saying that this is one of the most important things. 2015 में इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी टू फाइंड कि ओलंपिक्स में एथलीट्स तो बहुत सारे पार्ट लेते हैं, लेकिन कुछ एथलीट्स पोडियम पे होते हैं और बाकी सिर्फ पार्टिसिपेशन करके चले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी स्टडी हुई, उसके बाद करीब महीनों लगे उसमें, और उसकी ये मालूम करने की कि जो पोडियम पे खड़े होते हैं उनमें ऐसा क्या स्पेशल होता है, और जो नहीं खड़े होते हैं, जो 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 पार्टिसिपेट करके चले जाते हैं, वो उनमें और उनमें क्या फर्क होता है। तो ये स्टडी के बाद ये पब्लिश भी हुआ था, 2015 का ये पब्लिकेशन है कि फर्स्ट पॉइंट विच केम आउट कि दोज हु आर वेरी सक्सेसफुल, उसमें फर्स्ट पॉइंट वाज कोच एथलीट। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट part of achieving the medal at Olympic level was found to be a very good, effective, positive and good coach athlete relationship. तो वो बहुत जरूरी है, तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद कोच को ये एक ट्रायंगल, अगर आप बच्चों के साथ कर रहे हैं तो ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के एक पार्ट में आप हैं, एक में बच्चे हैं, और तीसरा पार्ट पेरेंट्स और गार्जियन, क्योंकि आपको तीनों की रिलेशनशिप अच्छी है। पेरेंट्स भी आजकल के पेरेंट्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग और वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे अगर अच्छे कोच के पास है तो कोच को ये उनके लिए करना चाहिए, उनको ये रिजल्ट अचीव करना चाहिए। तो आपको समय समय पर पेरेंट्स के साथ मिलकर के भी तीनों मिलके गोल्स और विजन और स्ट्रैटेजी डिसाइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चा उस लेवल पे नहीं हो सकता, या एथलीट उस लेवल पे नहीं है, लेकिन पेरेंट्स के लिए तो हमेशा उनके जो भी गॉड्स हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। तो यू हैव टू ब्रिंग द करेक्ट पिक्चर इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स, एंड दैट इज द बैलेंसिंग पॉइंट कि आपको वो रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करने की जरूरत है between the parents and the athlete, because parents put undue pressure on the athlete also to achieve. तो आपको देखने की जरूरत है कि कहीं आप ओवर ट्रेनिंग करके उसको बर्नआउट तो नहीं कर रहे हैं। काय बघायला A lot of athletes in India coaches overtrain them और वो फिर बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाता है। इसके ऊपर स्टडीज भी हैं और बहुत बड़ी परसेंटेज है जो कि बहुत जल्दी एथलीट्स, क्योंकि पेरेंट्स का वो है कि जल्दी से जल्दी अचीव करें, कोच का भी वही मानना है कि जल्दी अचीव करें, और वो एथलीट को बर्नआउट कर देते हैं।
आपको ये बात देखनी चाहिए कि व्हाट इज अ गुड परफॉर्मेंस एज। अगर अगर थोड़ी भी स्टडी करेंगे तो हर स्पोर्ट की हाई परफॉर्मेंस एज बिल्कुल आपको आराम से मालूम पड़ जाएगी। हाँ, तो उस हिसाब से यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर नॉट डूइंग ओवर ट्रेनिंग एट एन अर्ली। उसके बाद कोच को बाकी सब लोगों के साथ भी एक इफेक्टिव और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अपने ओन इन्फ्लुएंस से अपना जो बच्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो उन सब के बीच में एक पूरी टीम है। हो सकता है कई कई जैसे अभी अगर आप साई ट्रेनिंग सेंटर्स में और साई के अच्छे सेंटर्स में काम करेंगे तो आपको आप लोग पटियाला में, बैंगलोर में और कैलकाटा में देख रहे होंगे कि हमारे नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस में अब पूरी स्पोर्ट्स साइंस की टीम भी है, तो वो भी एक टीम है। तो कोच इज अ सेंट्रल पॉइंट कि वो पूरी टीम के साथ एक अच्छे से इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट करके और ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि हमारे एथलीट्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दें। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोच का काम सिर्फ एक लिमिटेड एथलीट रिलेशनशिप ही नहीं है, कोच का काम पूरा का पूरा एनवायरमेंटल रिलेशनशिप भी कोच का काम होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी पता लगे कि क्या हो रहा है। हाँ, उनके साथ भी कोच को कंटिन्यूसली उसमें रहना पड़ता है, इन टच रहना पड़ता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में नहीं रहोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं लगेगा कि आप कर क्या रहे हो। तो कोचेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रिलेशनशिप अच्छी तरह से बिल्ड करें विद द एथलीट, विद पेरेंट्स, विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड विद देयर एंटायर सपोर्ट टीम। और सपोर्ट टीम को कैसे यूज करना है वो भी बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में मैं आपको एक एग्जांपल इसकी भी देता हूँ कि एक एथलीट या एक कोच अकेला नहीं, मतलब अकेले काम नहीं कर सकता है। अगर आपने देखा है विंबलडन या और कोई भी टेनिस टूर्नामेंट देखा है, टॉप ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, तो आपने देखा होगा कि जब टॉप लोगों के मैचेस होते हैं, जैसे रॉजर फेडरर का मैच हो रहा है या फिर जोकोविच का मैच हो रहा है या नडाल का मैच हो रहा है या फिर सरीना विलियम्स का मैच हो रहा है, तो आप देखते हैं कि उनके बॉक्सेस होते हैं, उनकी पूरी टीम एक बॉक्स में बैठी होती है और उनके ऊपर बार बार फोकस करते हैं। जब भी पॉइंट जीतते हैं, हारते हैं, तो उनके ऊपर फोकस किया जाता है टीवी का जब हम मैच देख रहे होते हैं। और ये देखने को मिलता है कि पूरी टीम किस तरह से एक साथ उठ रही है, तालियां बजा रही है या उनके भाव जो है गिर रहे हैं। पॉइंट जीतने पे अपने प्लेयर्स जब पॉइंट जीतते हैं तो सब एक साथ उठ के तालियां बजाते हैं, और जब वो पॉइंट लूज करते हैं तो वो एक पूरी टीम होती है। आज का एथलीट, आज का सुपर एथलीट, जैसे एलीट एथलीट या मतलब मेडल विनिंग पोडियम एथलीट अकेला काम नहीं कर सकते। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको एज अ कोच यू शुड बी रेडी टू वर्क विद अ फुल टीम। टीम में कौन कौन? आपकी स्पोर्ट्स साइंस टीम हो सकती है, आपके एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज हो सकते हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिर आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बायोमैकेनिस्ट हैं। तो राइट फ्रॉम टुडे you should be ready to accept that you should be working in a team environment and build relationship accordingly. वो जमाने लग गए कि कोच साहब सिर्फ अकेले सारी टीम्स को तैयार करके, और यू कैन रीच अ सर्टेन लेवल, लेकिन यू कैन नॉट रीच द टॉप लेवल विदाउट हैविंग अ फुल सपोर्ट ऑफ टीम। तो दैट रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 minute. अब जो अगला मेन काम आपका है वो है कंडक्टिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिपेयरिंग एंड मैनेजिंग कॉम्पिटिशंस। ये तो मेन काम है कोच का। बोला इसमें मुझे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जितने आप सब हैं, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि कोच को
अपने प्रैक्टिस करवानी है बच्चों को और अपने ट्रेनीज को, और उनको प्रिपेयर करना है कंपटीशन के लिए। साथ साथ में मैंने मैनेजिंग कंपटीशन क्यों रखा है? अगर आप राइट फ्रॉम बिगिनिंग आज से इस कोर्स को खत्म करते ही अगर आप अपनी लाइफ का एक सिद्धांत बना लेंगे कि आई हैव टू डू कंपटीशन मैनेजमेंट आल्सो फॉर माय एथलीट्स, कि मुझे कंपटीशन मैनेजमेंट भी करना है अपने एथलीट्स के लिए। सिर्फ ये नहीं कि अगर एथलीट ने बोला कि मुझे इस साल इतने सारे कंपटीशन में जाना है और खेलना है, तो ये नहीं, आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि किस किस कंपटीशन में आपके एथलीट को पार्ट लेना चाहिए, कौन सा कंपटीशन सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर आप शुरू से ये चीज़ मैनेज करेंगे ठीक से कि मैं चाहता हूँ इस बार आप जो है मान लो आप अपने एथलीट को किस लेवल तक तैयार कर रहे हो, मान लो स्टेट लेवल पे तैयार कर रहे हो, तो आपके लिए स्टेट चैंपियनशिप सबसे इम्पोर्टेंट है। तो राइट फ्रॉम बिगनिंग आपको स्टेट चैंपियनशिप को सबसे ऊपर रखना चाहिए कि आई वांट यू टू परफॉर्म बेस्ट इन दिस स्टेट चैंपियनशिप सो दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेशनल, या अगली बार आप नेशनल के लिए सिलेक्ट, या अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट, स्कूल लेवल पे कर रहे हो, जिस चीज़ भी कर रहे हो, तो प्लीज मैनेजिंग कॉम्पिटिशन मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है यहाँ पे कि आप राइट फ्रॉम बिगनिंग एक सही तरीके से काम करो। ये नहीं कि आप स्पीकिंग हर लेवल पे इम्पोर्टेंट, चाहे ग्रास रूट पे हो, चाहे डेवलपमेंट लेवल पे हो, चाहे एथलीट लेवल पे पीकिंग। मान लीजिए इस साल जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ वर्ल्ड चैंपियनशिप जुलाई के सेकंड वीक में है, कॉमनवेल्थ गेम्स जुलाई के फोर्थ वीक में है और अगस्त के फर्स्ट वीक में, और एशियन गेम्स सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में। तो अभी सबको निर्धारित करना पड़ेगा कि किस तरह से हम कौन सा मेन इवेंट है और पीकिंग के लिए कि कंपटीशन की क्या, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपटीशन। तो सर्टेन एथलीट्स के लिए हो सकता है उनके लेवल पे कॉमनवेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सर्टेन एथलीट्स के लिए हो सकता है दे मे थिंक कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो आई कैन पार्टिसिपेट बट आई मे नॉट बी एबल टू विन अ मेडल, तो I will, whereas in Asian Games, I can definitely go all out and try for gold. So, depending on your level, depending on your competition level, depending on your opponents, you can manage the competitions accordingly. कि किसमें आपको सबसे अच्छा करना है। इसलिए मैंने ये बात आपके हो सकता है अभी बहुत जल्दी हो इस बात को करना, लेकिन in my opinion, as a coach, you should always figure this out and you should always put it in your plan कि where do I want my athletes to peak in the competition cycle. उसके बाद कोच को प्रतियोगिताओं की तैयारी भी करनी होगी और निश्चित रूप से बच्चों का प्रबंधन करना होगा। वो सिंपल सी बात है कि आपको फिर कॉम्पिटिशन्स में अगर बच्चों को ले जाना है या ट्रेनिंग्स को ले जाना है तो सिर्फ कंपटीशन ही नहीं है, सिर्फ मतलब खेल की क्षमता ही नहीं है, उसके अलावा आपको उसके जो इर्द गिर्द फंक्शंस है वो भी मैनेज करने पड़ेंगे। ट्रैवल कैसे करना है, स्टे कहाँ करना है, ये सब भी आपके फंक्शंस हैं कि अगर आप टीम ले जा रहे हो, मान लो आप एक डिस्ट्रिक्ट में हो और चैंपियनशिप जो है कि स्टेट में कहीं और है, तो आपको सब डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे आप टीम को ठहराओगे, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से उनको ले जाओगे जिससे कि उनको कम से कम प्रॉब्लम्स हो और सब कुछ एकदम स्मूथली हो और एथलीट्स को कोई भी तकलीफ ना हो। तो ये सब कंपटीशन में सिर्फ खेल का स्किल नहीं है, उसके अलावा भी फाइनेंशियल भी देखना पड़ेगा आपको कि मैं इसके ऊपर भी आपके अलग अलग क्लासेस होंगी कि जो आपके अदर फंक्शंस हैं, मैनेजरियल फंक्शन भी कोच को करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप अकेले कोच हो एक क्लब में या एक छोटी जगह में तो आपको वो मैनेजरियल फंक्शन भी करने पड़ेंगे, लॉजिस्टिक फंक्शन भी करने पड़ेंगे, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। अगला फंक्शन है लीडिंग एंड रिएक्टिंग टू द फील्ड। ये मैंने उसमें भी लिखा था। कोच का ये ऑन फील्ड आपका क्या काम है,
जब आपका ट्रेनी प्रैक्टिस कर रहा है और या फिर मैच खेल रहा है, तो उस टाइम पे यू हैव टू रीड एंड रिएक्ट टू द फील्ड। फील्ड में आपको क्या आपकी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज हर समय बदल रहा है चीज। तो आपने देखा होगा कि एज अ कोचेस चिल्लाते रहते हैं, अरे आप ये करो, नाउ गो हियर, ये करो। और हर लेवल पे, छोटे से छोटे लेवल से बड़े लेवल तक कोचेस जो है फील्ड के को देखते हुए, उसको पढ़ते हुए रिएक्ट करते हैं। तो वो ये भी एकदम नॉर्मल आपका फंक्शन है। तो आपको ये ऑन द फील्ड भी और ऑफ द फील्ड भी जब खत्म हो तो भी आपको कि आपने आज ये किया, ये नहीं किया, पूरा डीब्रीफ करना होता है। वो नॉर्मल है एकदम, मतलब ये मैंने नोट कर लिया यहाँ पे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कोच का। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा ये डिसीजन मेकिंग के ऊपर आपके एकदम अच्छी पूरी एक 5 या 6 क्लासेस का सेशन है आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, वो कवर किया जाएगा कि डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं और डिसीजन मेकिंग में क्या क्या तकलीफें आती हैं। और क्योंकि बहुत बार कोचेस को ये मान लीजिए आप एक टीम को खिला रहे हो, अब आपको ये डिसीजन लेना है कि अरे भाई इस प्लेयर को एक मान लो येलो कार्ड मिल गया, फुटबॉल का मैच चल रहा है, तो क्या मैं इसको रखूं या इसको निकाल के नए प्लेयर को डालूं। फील्ड पे इतने डिसीजन लेने होते हैं कि अब प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करना है तो कैसे करूं, किसको सब्स्टिट्यूट करूं, क्या डिफेंसिव प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करूं या ऑफेंसिव प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करूं। तो रीडिंग एंड रिएक्टिंग ऑफ द फील्ड के में कंटिन्यूअस आपकी डिसीजन मेकिंग भी आएगी, तो वो भी बहुत जरूरी है। लास्ट फंक्शन जो है वो आपका है रिफ्लेक्ट एंड लर्न। हर प्रोग्राम को, हर सेशन को, हर कंपटीशन को, हर चीज जो भी कुछ आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन हो चाहे कंपटीशन हो चाहे आपका पूरा प्रोग्राम हो, उसको हमेशा इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है और सही फीडबैक लेना भी बहुत जरूरी है। अगर आप फीडबैक नहीं लेंगे तो फिर आपको कभी भी मालूम नहीं पड़ेगा कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट से मालूम पड़ जाएगा आपको, कंपटीशन के रिजल्ट से मालूम पड़ेगा आपको कि आप जो कर रहे हैं वो जितना आपने सोचा था, जो टारगेट रखा था, वो आपने अगर अचीव नहीं किया तो मालूम पड़ जाएगा कि समवेयर आई नीड टू इम्प्रूव माय ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, माय कोचिंग मेथोडोलॉजी। तो रिफ्लेक्ट एंड लर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे आज की तारीख में रिफ्लेक्शन के ऊपर कम से कम 10,000 पेपर्स हैं। 10,000 या 5 से 10,000 पेपर्स सिर्फ रिफ्लेक्शन इन स्पोर्ट्स के ऊपर लिखे हुए हैं। और इतनी रिसर्च हो चुकी है रिफ्लेक्शन के टॉपिक पे कि कुछ मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिफ्लेक्शन और उससे क्या लर्निंग मिल रही है ये बहुत ज़रूरी है। पर्सनल इवैल्यूएशन एंड रिफ्लेक्शन इज द हार्ट ऑफ कोचेस कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये बात आप बांध के रखिएगा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप वहीं रहेंगे, you will remain where you are, you will never progress to the next step. Research shows that coaches who reflect regularly get better, much quicker and better results. तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। और इसके ऊपर किताबें भी लिखी हुई हैं और बहुत बहुत मटेरियल है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर भी आपको आगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इसको कवर करेंगे। स्किल्स एंड क्वालिटीज ऑफ अ कोच, एक्चुअली आपसे मुझे सीखना था ये तो, क्योंकि आप लोग तो बहुत सारे लोग कोचिंग भी कर चुके हो और बहुत टॉप लेवल एथलीट्स भी हैं यहाँ पे, तो मैंने थोड़े से नोट किए हैं, बहुत थोड़े से, लेकिन इसकी संख्या बहुत बड़ी है। देयर इज नो, ये तो अगर हम पूछते जाएं तो फिर बहुत ही लंबा चौड़ा होता जाएगा। अरे वाह, असं कसं काय? तो मैंने तो आपको सिर्फ 6 मोटे मोटे फंक्शंस बता दिए, लेकिन बहुत सारे और भी चीज़ें चाहिए
टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए, उसके बाद आप में कितनी इंटेंसिटी है, कितना कमिटमेंट है, मला वो पण भी एक सीमा नक्की आहे. इम्पोर्टेंट फंक्शन है आपका कि कितनी शिद्दत से, कितनी हाँ? मेहनत से, what kind of passion are you teaching? मग अशा जर Are you गोष्टी doing असतील coaching? की स्कीम All that will एक have a एक्स्ट्रा big, आणलं तर big चालते. effect on your basic coaching skills and on your हा whether you are doing it in a recreational environment, whether you are doing it in a competitive environment, or whether you are doing it in a on a voluntary basis. किसी भी बेसिस पे तुमच्या आप कर रहे हो, पाठीमागे लय आवाज यायला लागलाय आपके लिए अपना टाइम का कमिटमेंट और आपका कमिटमेंट वो आपको सक्सेसफुल कोच बनने या नहीं बनने में की दिशा में बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो ये बहुत बहुत जरूरी है. आणि तुम्हाला मग ये अब कुछ स्किल्स और क्वालिटीज मैंने यहाँ पे नोट की हुई हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सिंपल है. अगर आपको बोलने और कम्युनिकेट करने की क्षमता नहीं होगी तो आप कोचिंग नहीं कर सकते हो. अगर आप चुपचाप जाके फील्ड में खड़े हो जाओगे आणि तो तुम्हाला कोचिंग कैसे विचारायचं हो? आहे ते नहीं काय हो सकती है. करायचं असतं तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो. और अगर मान लीजिए आपकी और अगर कोई ये कहता है कि कम्युनिकेशन जो है बचपन से आती है या मतलब पीपल आर बोर्न विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये भी बात ठीक नहीं है. ये कम्युनिकेशन स्किल्स कैन ऑलवेज बी लर्न, दे कैन बी प्रैक्टिस्ड एंड दे कैन बी इम्प्रूव्ड अपॉन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. मैं जब पहली बार क्लास लेने के लिए करीब 3 साल पहले मैंने पहली बार क्लास लेने का सोचा, तो मुझे IIM रोहतक में कुछ स्टूडेंट्स की क्लास लेनी थी ऑन सर्टेन स्पोर्ट्स सब्जेक्ट. तो मैं इतना घबरा रहा था कि कुछ हद नहीं कि मतलब मैं क्लास कैसे लूँगा. 50-55 स्टूडेंट मेरे सामने बैठे होंगे और पता नहीं मैं बोल भी पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा. मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं. जबकि हमने बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को उससे पहले मतलब 100-150 लोगों की गैदरिंग्स को एड्रेस किया था अपने प्रोफेशनल कैरियर में. बहुत लोगों से रोज बात करते थे, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं क्लास में पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा. लेकिन बहुत प्रैक्टिस की, मतलब एक मिरर के सामने जा करके अपना लेसन को पूरा का पूरा रिहर्सल किया और धीरे धीरे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आज की तारीख में मतलब कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती और ऐसे ही आदमी आराम से सब्जेक्ट के ऊपर बात कर सकता है. तो ये चीज मैंने करीब आपके पहले बैच को, इससे पहले वाले बैच को मैंने कुछ क्लासेस ली थी, फिर मैंने कुछ क्लासेस और भी कई जगह ली. तो ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है कि कम्युनिकेशन आप इम्प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपको बोलने में दिक्कत है तो सिंपल एक्सरसाइज है कि न्यूज़पेपर ले लो, न्यूज़पेपर कोई भी हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको पसंद हो वो ले लो और मिरर के सामने जाके उसे जोर जोर से पढ़ो. बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो जाएगा. और अगर आपको लगता है कि आप आज के लेसन में आप ये बोलने वाले हो तो उसके पहले एक शीशे के सामने जाके प्रैक्टिस करो और अपने आप को ही देखोगे अपने आपके कोचिंग कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं. उसके बाद ये कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी आपकी पूरी आई थिंक 5 क्लासेस है, 5 घंटे की क्लासेस. तो उसमें बताया जाएगा कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आपके हाव भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आधे टाइम तो कोच के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वही ट्रेनिंग्स को बता देते हैं कि कोच का मूड कैसा है, कि हमारी ट्रेनिंग हम लोग जो कर रहे हैं वो कोच को पसंद आया है नहीं आया. और बहुत तो मैं कभी कभी एथलीट्स की कोच एथलीट रिलेशनशिप पे क्लास देता हूँ, तो उसमें मैं कुछ स्लाइड्स दिखाता था जिसमें सिर्फ कोच के बिहेवियर से ही मालूम पड़ जाएगा कि आज का परफॉर्मेंस कैसा था. तो वो बहुत जरूरी है. कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली वर्बल or written, it is also a lot of communication is also non-verbal and just by your expression. Time punctuality, whether you are educated or not, whether you can give demonstration skills आपके कैसे हैं, knowledgeable हो या नहीं, management skills अच्छी हैं, discipline, सबसे important discipline है, well mannered. मेरे ख्याल से दूसरी बात ये भी बहुत जरूरी है कि एज ए कोच ना या एज अ ग्रेट
नॉट ओनली एज अ कोच, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ये बात मानता हूँ कि हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि हम्बलनेस होनी चाहिए। हमको कभी भी अपनी किसी भी चीज का गुमान नहीं होना चाहिए। प्राइड इज गुड, बट बीइंग प्राइड टू अ सर्टेन, बट एरोगेंस इज नॉट गुड। सो एज अ कोच प्लीज रिमेंबर दैट यू शुड बी वेल मैनर्ड, यू शुड हैव प्राइड, बट सेम टाइम यू शुड हैव ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस होनी चाहिए। कि गुरु में अगर हम्बलनेस नहीं होगी और एरोगेंस होगा तो वो गुरु ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। ये आप चाहे जितने भी बड़े बड़े गुरुओं की मतलब बायोग्राफीज पढ़ लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो भी कोचेज एरोगेंट थे वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और इसलिए हमेशा वेल मैनर्ड और अच्छा गुड बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप इज पैरामाउंट, लीडरशिप के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सारे मतलब इसके ऊपर तो आपको बाद में भी होगा। बाकी और मैंने कुछ और जो आपकी क्वालिटीज हैं वो यहाँ पे नोट की हुई हैं। कम्युनिकेशन में 90% is listening and only 10% is talking. So as a good coach, you should be ready to do listening for 90% of the time. कहा गया है ना कि एक ही मुंह है लेकिन कान तो दो होते हैं, तो कम से कम जितना बोल रहे हैं उससे डबल तो सुनना ही चाहिए, if not 90%, डबल तो सुनना ही चाहिए। Ability to provide impartial, timely and constructive feedback. ये मैंने पहले भी बताया था आपको, फीडबैक बहुत जरूरी है और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ये भी एक पूरा इसके ऊपर भी पूरी किताबें लिखी हुई हैं कि कोच का एथलीट के साथ कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए। Why did you do this is not a very good thing. How did why क्वेश्चन कम से कम आना चाहिए कोचिंग के टाइम। कभी भी why can always be substituted by how can we do this better. Instead of why did you not do this, if you say how can we do this better, it's a totally different way of addressing the same problem. तो ये चीज इसके ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं कि किस तरह से हमको कोचिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं। इसके ऊपर भी आपकी शायद प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एक सेशन है आपका कि कोचिंग क्वेश्चंस क्या होने चाहिए। कोच को अपने ट्रेनर्स के साथ किस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे कि यू शुड नेवर आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड मतलब जिनकी रिप्लाई देने के बाद फिर और फर्दर बात नहीं हो सकती, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछते, याद रखिए। आगे एबिलिटी टू बी अ गुड प्लानर, ये बहुत जरूरी है। प्लान करना, तो प्लानिंग नहीं करोगे तो फिर सक्सेसफुल नहीं होगे। एबिलिटी टू बी एनालिटिकल, एंड एनालिटिकल मतलब आपको ये क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने हर चीज का विश्लेषण ठीक से कर पाए। अगर वो नहीं होगा तो फिर आप यही नहीं गेज कर पाओगे कौन अच्छा है कौन बुरा है, किस तरह से हो रहा है किस तरह से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एनालिटिकल एबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल डिपेंड ऑन स्पोर्ट टू स्पोर्ट। Safe coaching environment, that is self-explanatory. Safety of your trainees is most paramount. Please remember this. ये वातावरण जो है सेफ और अच्छा होना चाहिए। Possession of an inquiring mind in their coaching and ये मैं ये मानता हूँ कि लर्निंग जो है हमारी कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। जिंदगी में लर्निंग इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और आज भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ। मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट होगी कि हमेशा पढ़ते रहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरी लर्निंग कंप्लीट हो गई है। लर्निंग क्योंकि कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है और हमेशा आप और अच्छा से अच्छा बाकी आवश्यकताएं जो कोच की हैं ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आणि जर एक्स्ट्रा पाहिजे असते तर मग आपल्याला विचार केला पाहिजे।
बहुत बार कोच के ऊपर ये भी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपने एथलीट का पूरा सिर्फ खेल का ही ना देखें, बल्कि उसकी जिंदगी में और क्या हो रहा है वो भी उनको देखना पड़ता है। तो बैलेंस लाइफस्टाइल किस तरह से करवानी है वो भी बहुत बार कोच को ही बताना पड़ता है एथलीट्स को। और स्पेशली जब ऐसी स्थिति आ जाती है जबकि कोच और एथलीट की रिलेशनशिप इतनी ट्रस्टवर्दी हो जाती है, इतनी गाढ़ी हो जाती है कि ट्रेनी जो है वो मतलब आपका एथलीट जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ वो चीज़ शेयर नहीं कर सकता जो अपने कोच के साथ कर सकता है। उस टाइम पे आपको एकदम आपका रोल और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको एक सही दिशा, सही गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। और हमेशा याद रखिएगा कि एज अ कोच यू आर अ रोल मॉडल। Always don't do anything which will remove the image of a role model from the eyes of a trainee. हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि आपकी छवि जो है खराब हो। हमेशा याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। कोच की अगर एक बार छवि खराब हो गई और वो एनवायरनमेंट में फैल गया तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये बात याद रखिए। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एथलीट की आकांक्षाओं को पहचानें और उन्हें पूरा करें। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, को बस मैंने समराइज कर दिया है। मॉनिटरिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग, अपने प्रोग्राम को हमेशा मॉनिटर करिए कि क्या उसमें एफिशिएंटली कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। क्रिएटिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। पॉजिटिव और मोटिवेशनल एनवायरनमेंट हमेशा क्रिएट करें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं। अगर आप डर का माहौल बनाएंगे और उस तरह का माहौल बनाएंगे तो आपके ट्रेनीज करेंगे तो, लेकिन वो खुशी से नहीं करेंगे, वो आपके डर से करेंगे, तो कभी भी उतनी सक्सेस मिलना। लेकिन आपको ये भी नहीं है कि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं और जो वो मांगे वो आप उनको देना शुरू कर दें, वो भी नहीं है। तो आपको एक करेक्ट बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आपकी अथॉरिटी भी है लेकिन एट द सेम टाइम आप एक अच्छा एनवायरनमेंट भी प्रदान करें। गुड एनवायरनमेंट, गुड मोटिवेशनल पॉजिटिव एनवायरनमेंट, बट विद अथॉरिटी। ये बात याद है। नॉलेज एरियाज, 3 तरह के नॉलेज एरियाज होते हैं। एक तो प्रोफेशनल नॉलेज कि आपको क्या पूरी प्रोफेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इंट्रापर्सनल यानी कि आपस में, और इंटरपर्सनल पारस्परिक ज्ञान। प्रोफेशनल नॉलेज में स्पोर्ट और एथलीट रूल्स, रेगुलेशंस, टेक्निक्स, टैक्टिक्स, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, एथलीट की कैपेबिलिटी, स्टेज का डेवलपमेंट, किस स्टेज पे है, उसका क्या मोटिवेशन है, ये सब होना चाहिए। प्रोफेशनल नॉलेज में स्पोर्ट्स साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, वो जो आपको पूरा एक बात याद रखिएगा कि ये कोर्स जो आपका डिप्लोमा कोर्स है बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें आपको पूरा का पूरा ज्ञान जो दिया जा रहा है वो पूरा एक होलिस्टिक ज्ञान है। उसको जो भी आपको स्पोर्ट्स साइंस की क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा और उसके अच्छे नोट्स बनाइएगा, बहुत काम आएंगे। याद रखिएगा ये जो कोर्स सक्सेसफुल होंगे वो इन सब चीजों की वजह से भी सक्सेसफुल होंगे कि आपको इन सब चीजों का अच्छे आइडिया है। अगर आप उनका ध्यान रखेंगे और उनको और स्ट्रेंथनिंग करेंगे अपने ओन टाइम में, इनके बारे में और कुछ सीखेंगे तो आपको कोचिंग उतनी आसान हो और आप अपने एथलीट्स को कोचिंग फिलॉसफी पे आपके लेसन हो चुके हैं। वैल्यूज, बिलीफ, लीडरशिप स्टाइल, ये सब होने चाहिए। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा किसी न किसी उसमें। ये सब मैं बता चुका हूँ। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, अच्छा माइंडसेट होना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए,
इंटरपर्सनल बहुत इम्पोर्टेंट कि आपको